बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 95 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम जान बूझकर अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल रहे हो, नरगिस ने मेरे खामोश होने पर कहा। इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं, मैंने कहा। और वैसे भी कौन सा हम खतरे से बाहर हैं, हमारे चारों तरफ खतरात ही खतरात हैं। कोई मामूली सी खोदाई हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। लिहाजा बेहतर यही है कि बेखबरी में मारे जाने के बजाय हम आतिश नमरूद में कूद पड़े। ठीक है, नरगिस ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन अगले कुछ अरसे तक मेरे साथ नहीं रहोगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? नरगिस ने मुझे घूरा। मैं उमरकोट अकेला ही जाऊंगा, इस मरतबा मैंने संजीदगी से जवाब दिया। हो सकता है वहां मुझे बहुत ज्यादा खतरात का सामना करना पड़े। तुम साथ होगी तो मैं आजादी से नकलो हरकत नहीं कर सकूंगा, और फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे गले पर भी छुरी फिर जाए। ओह, नरगिस गहरा सांस लेते हुए बोली, तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास करोड़ों की मालियत के जेवरात देखकर मैं सिर्फ ऐश करने के लिए तुम्हारे साथ गांव से भागी थी? नहीं ना जी। उसने एक बार फिर गहरा सांस लिया। मैं तुम्हारे साथ ऐश कर रही हूं तो तुम्हें किसी कठिन रास्ते पर तनहा नहीं छोड़ूंगी। तुम उमरकोट अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ होंगी। ये मेरा फैसला है। बस अब इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। मैं चंदा में नरगिस के चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे पर नाकाबिले शिकस्त अज़म था। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मैं दिल ही दिल में रजिया और नरगिस का तजिया करने लगा। मुझे वो रात अच्छी तरह याद थी जब रजिया का शोर शुजा जेल में था और मैं और रजिया घर में अकेले थे। उसने मौके से फायदा उठाया था और उसने मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जिससे मेरी वापसी मुमकिन नहीं थी। चंद रोज तो रजिया मुझे खिलाती रही, दाव पीच सिखाती रही, फिर मैं उससे खेलने लगा। उसके बरक्स ये नरगिस थी, इसने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया था। मेरा ख्याल था कि शायद मेरे पास ढेर सारी दौलत देकर इसने अपनी गुर्बत और शोर को लात मारी थी। ये लाहौर में कई महीने मेरे साथ रही थी। मेरे देवरात रजिया के घर से चुराई हुई गरान कदर रकम और रजिया की कोठियों से मिलने वाली रकम नरगिस की तहवील में थी। लाहौर में कई मरतबा ऐसे मौके आए कि वो सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और अब भी इसे मैं एक सुनहरा मौका फराहम कर रहा था। मैं उमरकोट चला जाता और मेरी अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर वो सारी दौलत लेकर रफू चक्कर हो सकती थी, लेकिन इसके ख्यालात जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई। बकौल इसके वो सिर्फ ऐश करने के लिए मेरे साथ घर से नहीं भागी थी, वो मौत की राहों पर भी मेरे साथ कदम ब कदम चलने को तैयार थी। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। कितना फर्क था रजिया और नरगिस में। उस रात हमने किसी अच्छे होटल में डिनर का प्रोग्राम बनाया और मेरे ख्याल में शेरटन से बेहतर और कौन सा होटल हो सकता था। PIDC हाउस का चौराहा बारोनक भी था और खूबसूरत भी। एक कार्नर में जेरे तामीर होटल का कई मंजिला वीरान स्ट्रक्चर खड़ा था। मैं शहर के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करने के लिए घूमता रहता था। 2-3 मरतबा उस तरफ भी आ चुका था। स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि कई साल पहले इस लग्जरी होटल की तामीर शुरू हुई थी। फिर कोई तनाज़ा पैदा हो गया और कई मंजिलों तक पहुंचकर इसकी तामीर रुक गई और ये ढांचा बदनुमा धब्बे की तरह खड़ा था। और इसके सामने एक तरफ PIDC हाउस की लंबी चौड़ी इमारत थी और दूसरी तरफ परल इंटरकॉन्टिनेंटल, और परल के सामने सड़क के दूसरी तरफ शेरटन होटल, जिसके पिछली तरफ चीफ मिनिस्टर हाउस था। पार्किंग में खड़ी हुई चमचमाती कारों में मेरी सेकंड हैंड मरगला किसी बदनुमा धब्बे की तरह लग रही थी, लेकिन मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि अपने साथ नरगिस को पाकर मेरी गर्दन कुछ तनसी गई थी। नरगिस भी खूब तैयार होकर निकली। कराची आने के बाद उसने पड़ोसन से साड़ी पहनना सीख ली थी और फिर उसने सदर के करीम सेंटर से कई कीमती साड़ियां खरीद ली थी। इस वक्त उसने किसी कदर गहरे रंग की बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी जो उसकी गोरी रंगत पर खूब जच रही थी। नरगिस ने थैला अलमारी के पीछे छुपाने से पहले कुछ जेवरात इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिए थे। कानों में हीरे के आवेजे, हाथों में कंगन और सुनहरी चूड़ियां और गले में नेकलेस उसके हुस्न को बढ़ा रहा था। ये नेकलेस वही था जिसे सबसे पहले गांव में नरगिस ने पसंद किया था, फिर लाहौर आने के बाद रजिया की नजरों को भा गया था। इन जेवरात के अलावा नरगिस ने एक जेवर भी पहन रखा था। ऐसा जेवर यहाँ की बहुत ऊंची सोसाइटी की आजाद खवातीन इस्तेमाल करती हैं, जबकि हिंदुस्तान में इसका ज्यादा इस्तेमाल देखने में आया था। और ये जेवरात सोने का ढीला ढाला सा बेल्ट था, तकरीबन निस्फ इंच हुजम की बहुत सी तलाई तितलियां, जिन्हें एक चेन की सूरत में एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया गया था, और आगे वाली एक तितली पर हीरा जुड़ा हुआ था और ये तितली नाव के ऐन ऊपर थी। चलने से ये खूबसूरत चेन इस तरह हरकत करती कि देखने वाले को अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता। जब हम हाल में दाखिल हुए तो हर नजर नरगिस की तरफ उठ गई। हेड वेटर ने भी हमारा बढ़कर इस्तकबाल की और बड़े एहतराम से हमें एक खाली मेज पर ले गया। नरगिस को होटल का खाना तो पसंद आया, लेकिन खाने के बाद काफी पीते हुए उसके चेहरे के तासरात बार बार बिगड़ रहे थे। काफी की तलखी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। काफी पीते हुए मेरी नजर बाईं तरफ उठ गई, जहां तीसरी मेज पर एक अधेड़ उम्र मर्द और एक औरत बैठी हुई थी, और उस औरत को देखकर मेरा दिमाग भग से उठ गया। वो रजिया थी। रजिया बिल्कुल मेरे सामने थी, बल्कि उसका बायां पहलू मेरी तरफ था। जब हम यहाँ आए थे तो वो मेज खाली थी और न जाने रजिया और वो आदमी किस वक्त वहां आकर बैठे थे, और ये कहना मुश्किल था कि रजिया ने हमें देखा था या नहीं।
वैसे मैंने ये कहकर अपने आप को तसल्ली दी कि उसने हमें नहीं देखा था। नरगिस की पुश्त उसकी तरफ थी और मैं आड़े रुख पर था। अगर रजिया ने मैं देखा होता तो अब तक एक बहुत जोरदार किस्म का हंगामा शुरू हो चुका होता। रजिया के साथ जो आदमी बैठा हुआ था उसने कीमती 3-पीस सूट पहन रखा था। टाई पर लगी हुई सुनहरी पिन पर एक छोटा सा नग लगा हुआ था जो रोशनी में बार बार चमक रहा था। उसकी उम्र अगरचे 40 और 45 के दरमियान थी, लेकिन जिस्म मजबूत और घुटा हुआ था। लिबास से कतई नजर शक्लो सूरत से वो ऐसा हरगिज नहीं लगता था जिसे शेरेटन जैसे होटल में खुशामदीद कहा जा सकता हो, लेकिन जब पैसा जेब में हो तो हर जगह रसाई मुमकिन हो सकती है। और फिर उसके साथ तो रतिया की सूरत में चलती फिरती सिफारिश थी। उस शख्स के बाल करीने से तरछे हुए थे और चेहरे पर खशखशी दाढ़ी थी जिसमें हल्की सी सफेदी झलक रही थी। एक कान में सोने की बाली थी जो बिल्कुल चिपकी हुई थी। क्या हुआ, तुम्हारी सूरत पर अचानक 12 क्यों बजने लगे? नरगिस की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज हमसे तीसरी मेज पर बैठी हुई है। हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने उसे पहलू बदलते देखकर टोक दिया। क्या मतलब, कौन है वो? नरगिस ने मजीद आगे झुकते हुए पूछा। उसका लहजा सरगोशी से ज्यादा नहीं था। रजिया, मैंने भी सरगोशी में बताया। नरगिस का चेहरा धुआं हो गया। उसने शायद एक बार पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की थी, मगर बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक सकी थी। मैंने अपनी कुर्सी को मजीद थोड़ा सा घुमा लिया ताकि अगर रजिया इस तरफ मुड़कर देखे तो मेरा चेहरा उसकी नजरों में ना आ सके। वैसे मुझे रजिया को इस जगह देखकर हैरत हुई थी। अभी चंद रोज पहले की बात तो थी कि पुलिस ने बंदरगाह पर छापा मारकर भारी मिकदार की हेरोइन पर कब्जा करने के बाद रशीद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था और रजिया अपने होटल से रोपोश हो गई। पुलिस उसकी तलाश में थी और वो इस तरह आजादी से घूम रही थी। मेरा ये शुबा दुरुस्त ही निकला कि वो कराची ही में किसी जगह रोपोश रही थी, और मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त साबित हो रहा था कि उन लोगों के हाथ बहुत लंबे थे। मुझे अपना वक्त याद आ गया जिस जमाने में मेरा नाम हुआ करता था। उन दिनों मैं भी ऐसी पोजीशन में था, मेरे हाथों कई कत्ल हो चुके थे, मैं पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड था, लेकिन इस तरह आजादी से घूमा फिरता था। बल्कि बाज़ औक़ात तो होटलों में पुलिस के साथ बैठकर खाना खाया करता था, और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि पुलिस अफीसर ही ने मेरी कोठी पर आकर इतला दी थी कि मैं वक्ती तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाऊं। और अब यहाँ रजिया भी शायद इसी पोजीशन में थी, या रजिया के साथ ही काफी ऊपर तक पहुंच रखता था कि ये दोनों इस तरह आजादी से घूम रहे थे। मैंने तजिया किया तो इंकिशाफ हुआ कि कराची में रजिया के मुकाबले में मेरी पोजीशन बहुत कमजोर थी। सिर्फ एक शख्स ही नहीं, कराची में रजिया के कुछ और हिमायती भी मौजूद होंगे। शाहजी का गिरोह सिर्फ लाहौर तक ही तो महदूद नहीं था, उनके माल की बैरून मुल्क तरसील के लिए कराची शहर की हैसियत रखता था, और इस जगह को उन्होंने खाली नहीं छोड़ा होगा। यहाँ भी उनके अड्डे जरूर मौजूद होंगे। और रजिया को उस शख्स के साथ देखकर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई थी। अब यहाँ मजीद बैठे रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। मैंने वेटर को इशारा करके बिल तलब किया। बिल आने में भी तकरीबन 10 मिनट लग गए। बिल की रकम के साथ मैंने वेटर को एक माकूल रकम टिप के तौर पर भी दे दी और उसे उंगली से करीब होने का इशारा किया। वेटर बड़े मोदवाना अंदाज में इस तरह झुका कि उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। मरकजी दरवाजे के अलावा हाल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? मैंने भी उसके कान के करीब सरगोशी की। यस सर, मेरे साथ आइए, वेटर ने सीधे होते हुए कहा। मेरे इशारों पर वो दोबारा मेरे चेहरे के करीब झुक गया। तुम्हारे साथ जाने की बात नहीं है, मैंने सरगोशी की। रास्ता बता दो, हम खुद ही चले जाएंगे। दाईं तरफ हाल के आखिर में दरवाजा है, उस तरफ से निकल जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बाद कोई और उस तरफ ना जाए, वेटर ने कहा। किसी किस्म की कोशिश करने की जरूरत नहीं, बस अब तुम जाओ और अपना काम करो, मैंने कहा। वेटर खामोशी से वहां से हट गया। वो बला तुम्हारे बिल्कुल पीछे तीसरी मेज पर बैठी हुई है, मैंने वेटर के जाने के बाद नरगिस की तरफ देखते हुए सरगोशी की। कुर्सी से इस तरह उठना कि तुम्हारा रुख ना बदलने पाए। बाहर जाने का रास्ता दाईं तरफ है, हाल के आखिर में। मैं कुर्सी से उठते हुए इस तरह घूम गया कि अब मेरी पुश्त मुकम्मल तौर पर रदिया वाली मेज की तरफ थी। नरगिस ने भी उठने में खासी एहतियात बरती। हम मेजों के दरमियान चकराते हुए वेटर के बताए हुए दरवाजे के करीब पहुंच गए। दरवाजे की दूसरी तरफ कदम रखते हुए मैं बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़कर देखने की कोशिश को दबा सका था। इस तरह एक मुख्तसर सी रायदारी थी जिसके इख्तिताम पर शीशे का एक और दरवाजा था। उस दरवाजे से निकलकर हम इमारत के अकबी लान में पहुंच गए। बाहर आती हवा के ताजा झोंके के साथ रात की रानी की तेज खुशबू भी नथरों से टकराई। शायद करीबी रात की रानी का कोई पौधा था जिसने पूरी फिजा को बहका रखा था। हम इमारत के ऊपर से घूमकर सामने वाले रुख पर आ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए पार्किंग की तरफ चलने लगे। आप मुझे डरपोक और बुज़दिल समझ रहे होंगे जो रजिया और उसके साथी को देखकर भाग रहा था। नहीं, ये बात नहीं थी। मैं इस वक्त ऐसी पोजीशन में था कि अपने लिए उलझने पैदा नहीं करना चाहता था। रजिया के साथ सिर्फ एक आदमी था, अगर दो होते तो मैं उनसे आसानी से निमट सकता था। लेकिन बात वही थी कि इस मौके पर मैं किसी उलझन में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि इस तरह मेरा असल मंसूबा दरे का दरा रह जाता। मार्गला पार्किंग से निकालकर मैं सड़क पर ले आया। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। सामने चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की जर्द बत्ती फ्लैश कर रही थी। मैंने मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा और गाड़ी को सीधा लेता चला गया।
हमारा रुख शाहीन कम्प्लेक्स की तरफ था। ये बहुत कुशादा सड़क थी। दरमियान में कई फुट चौड़ी पट्टी पर ग्रीन बेल्ट सा बना हुआ था, जिसमें जा बजा यूकलिप्टस के फलक बोस दरख्त भी झूम रहे थे। जिस सड़क पर हम जा रहे थे वहां बाईं तरफ कई मंजिला ढांचानुमा इमारत से आगे गर्ल्स कॉलेज और उससे आगे एक दो वीरान इमारतें थी, जबकि सामने वाले रुख पर कई एकड़ तक गवर्नर हाउस का लान फैला हुआ था। इस तरह ये सड़क तकरीबन वीरान थी। रात के 10 बजे इक्का दुक्का गाड़ियों ही की आमदोरफ्त थी। आगे शाहीन कम्प्लेक्स का चौराहा था, जहां से बाईं तरफ चंद्रीगर रोड शुरू हो जाता था। उस तवील सड़क पर सिर्फ दफातर थे, कोई रिहायशी इमारत नहीं थी, इसलिए यह सड़क भी किसी बेवा की उजड़ी मांग की तरह वीरान थी। ताम इक्का दुक्का गाड़ी इस वक्त भी इस तरफ से गुजर रही थी। चौराहे की दाईं तरफ वो सड़क थी जो मुस्लिम जिम खाना और आर्ट्स काउंसिल के सामने से होती हुई चली गई थी। आर्ट्स काउंसिल से आगे ये सड़क अजीब से चौराहे बल्कि शश राहे से बदल जाती थी। मैंने वो सड़क इख्तियार की जो सीधी ज़ैनब मार्केट के पास अब्दुल्ला हारून रोड से मिल जाती थी। उस सड़क पर भी ज्यादातर दफातर ही थे, बाज कई मंजिल रिहायशें भी थी, लेकिन इस वक्त तो यहाँ सन्नाटा ही था। मैंने ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया था कि अब्दुल्ला हारून रोड पर मुड़कर रिगल चौक से होता हुआ बंद रोड पर पहुंच जाऊंगा और वहां से नुमाइश और गुरु मंदिर से होता हुआ करीम आबाद की तरफ निकल जाऊंगा। आर्ट्स काउंसिल वाले शश राय से मैंने कार ज़ैनब मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क पर डाली तो हमारे पीछे आने वाली एक और गाड़ी भी इसी सड़क पर मुड़ी थी। मैंने उस गाड़ी को शाहीन कम्प्लेक्स वाले चौराहे से भी अपने पीछे मुड़ते देखा था, मगर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन इस सड़क पर आते ही वो गाड़ी बर्क रफ्तारी से आगे निकली तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। उस गाड़ी के अंदर की बत्ती अगरचे बुझी हुई थी, लेकिन उसके डैशबोर्ड की बहुत हल्की नीलगो रोशनी में रजिया का चेहरा देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, वो गाड़ी ब्रेकों की तेज चिचराहट के साथ हमारे सामने आकर रुक गई। मैं अगर पूरी कुव्वत से ब्रेक पैडल ना दबा देता तो तसादम हो जाना लाजमी था। ताम मार्गला अगली गाड़ी से 8-10 फुट के फासले पर रुकी। जोरदार झटका लगने से नरगिस अपनी सीट से उछली, उसकी पेशानी डैशबोर्ड से टकराई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं भी बुरी तरह उछला और इससे पहले कि मैं समझ सकता अगली गाड़ी का दरवाजा खुला और रजिया के साथ ही नीचे उतरकर बड़ी तेजी से हमारी तरफ लपका। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने बड़ी फुर्ती से मेरी कार का दरवाजा खोला और पिस्तौल की नाल मेरी कनपट्टी से लगा दी। अपनी जगह से हरकत की तो भेजा उड़ा दूंगा। उसके हल्क से बेड़िए जैसी हुर्राहट निकली। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। मैं होटल में यही समझता रहा कि रजिया ने हमें नहीं देखा था, जबकि हकीकत यह थी कि रजिया ने हाल में दाखिल होते ही हमें देख लिया होगा। उस वक्त शायद कोई और मेज खाली नहीं थी। वो मजबूरन उस मेज पर बैठ गए थे जो हमसे तीसरे नंबर पर थी। उस आदमी का रुख तो हमारी तरफ था, लेकिन रजिया किसी कदर रुख बदल कर बैठी थी। उसने अपने साथी को हमारे बारे में बता दिया होगा, मगर वो जानबूझकर हम दोनों की तरफ से अनजान बने रहे थे। और जब हम वहां से निकले तो उन्होंने अपनी गाड़ी पर हमारा ताकुब शुरू कर दिया। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा अहमक था कि अपने ताकुब का भी ख्याल नहीं रखा था और अब अपनी हमाकत का खमियाजा भुगतने की तैयारी कर रहा था। हेलो, कैसी हो चमक छल्लो? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। दिल तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त गोली से उड़ा दूं। वो दांत कुचकुचाते हुए बोली, लेकिन अभी मुझे तुमसे बहुत सा हिसाब करना है। अपनी कोठी से चोरी शुदा रकम और उन 2 कोठियों की रकम वसूल करनी है जिन्हें तुमने जाल साजी से फरोख्त करके मुझे सड़क पर रात गुजारने पर मजबूर कर दिया था। सड़क पर? मैंने हैरत का मुजाहिरा किया। क्या पूरे लाहौर में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो एक रात के लिए तुम्हें अपनी ख्वाबगाह में बना दे सकता? मैं उसे इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कोई ऐसी हरकत कर गुजरे जिससे मुझे कुछ करने का मौका मिले। लेकिन मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि मेरी ऐसी बातें सुनकर भी उसने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तुम्हारी इन सारी बातों का जवाब मैं इत्मीनान से दूंगी, उसने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए कहा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है रजिया, उसके साथी ने कहा। तुम अपनी गाड़ी में चलकर बैठो, मैं इन दोनों को लेकर आता हूँ। होशियार रहना जिमी, ये बहुत खतरनाक आदमी है। कई लाशें गिरा चुका है। सबसे पहली लाश तो इसने मेरे कसम की गिराई थी। ऐसा ना हो ये हमारे हाथ से निकल जाए, रजिया बोली। जिमी के शिकंजे में आने के बाद तो आज तक कोई देव नहीं निकल सका। ये चूहा क्या निकलेगा, जिमी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। ऐसा करते हैं, तुम अपनी गाड़ी पर हमारे पीछे पीछे आओ। मैं इन्हीं की गाड़ी में पिछली सीट पर बैठकर इन्हें पिस्तौल की जद पर लिए रहता हूँ। ये कार ड्राइव करेगा और इस तरह कोई गलत हरकत भी नहीं कर सकेगा। ये ठीक है, रजिया बोली। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, पीछे से एक गाड़ी आ रही है, किसी को शुबह ना हो जाए। पीछे से आने वाली गाड़ी को मैंने भी देख लिया, लेकिन रजिया जरूरत से कुछ ज्यादा चालाक साबित हुई। जिमी बड़ी फुर्ती से मेरी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। गाड़ी करीब आ रही है, उसके हल्क से गुर्राहट निकली। अगर तुम दोनों में से किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चंद सेकंड बाद ही वो गाड़ी तेजी से हमारे करीब से गुजर गई। रजिया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, फिर अचानक ही रुक गई और नरगिस की तरफ देखने लगी, जो सीट की पूंछ से टेक लगाए पेशानी सहलाते हुए करा रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू ढुलका हुआ था और गले में पड़ा हुआ नेकलेस मध्यम सी रोशनी में भी चमक रहा था। नेकलेस देखकर रजिया की आंखों में नेकलेस में लगे हुए हीरों से भी ज्यादा चमक उभर आई। वो कार के सामने से घूमकर नरगिस की तरफ आ गई। इस कुतिया को देखो, उसके लहजे में बड़ी हकारत थी।
इसके मुकद्दर में तो कभी स्टील की मुंदरी भी नहीं थी और रानी बनी बैठी है, गश्ती कहीं की। उतार ये नेकलेस। आखिरी अल्फाज उसने नरगिस ही से मुखातिब होकर कहे थे। नरगिस ने बड़ी खामोशी से नेकलेस उतार कर उसके हवाले कर दिया। रजिया के होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार नेकलेस उसके कब्जे में आ ही गया था। वो अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। गाड़ी स्टार्ट करो। पिछली सीट पर बैठे हुए जिमी ने मेरी गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बढ़ाते हुए कहा। मैंने दिल में मुस्कुराते हुए इंजन स्टार्ट कर दिया। अब अपने आप को दुनिया का सबसे अक्लमंद समझने वाला जिमी दुनिया का सबसे बड़ा अहमक साबित हो रहा था। अगर वो हमें अपनी गाड़ी में ले जाते तो शायद हमें कुछ करने का मौका ना मिलता, लेकिन अब उसने एक मौका फराहम होने की उम्मीद पैदा कर दी थी। रफ्तार 25-30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रखना और अपनी गाड़ी को रजिया की गाड़ी से ज्यादा आगे निकालने की कोशिश भी मत करना। अब आगे गाड़ी बढ़ाओ, जिमी ने मुझे हुक्म दिया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और तकरीबन 20-25 गज के फासले से रजिया की गाड़ी भी हमारे पीछे लग गई। ज़ैनब मार्केट से उस सड़क पर जरा आगे निकलकर जिमी की हदायत पर मैंने गाड़ी दाईं तरफ मोड़ दी। ये सुनसान सड़क सीधी आवारी टावर और मेट्रोपोल होटल की तरफ चली गई थी और फिर उसकी हदायत के मुताबिक मैंने कार मेट्रोपोल के ऊपर से घुमाते हुए उस सड़क पर डाल दी जिसका रुख क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ था। मेट्रोपोल होटल के ऊपर से घूमते हुए अगरचे हम ट्रैफिक पुलिस की चौकी के बिल्कुल सामने से गुजरे थे। 2 पुलिस वाले चौकी के बाहर खड़े सिगरेट के कश लगा रहे थे। मैं अगर चाहता तो इस जगह कोई हरकत कर सकता था, लेकिन मेरा अपना दामन भी साफ नहीं था। पुलिस के साए से तो मैं भी बचना चाहता था, इसलिए खामोशी से कार आगे निकाल ले गया। रजिया की गाड़ी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। क्लिफ्टन ब्रिज मेरे लिए एक अजूबा ही था। नीचे रेलवे लाइन, उसके ऊपर क्रॉस करता हुआ पुल और उसके 30-40 फुट मजीद ऊपर दाईं बाईं क्रॉस करता हुआ एक और पुल। पहले चौराहे से बाईं तरफ मोड़ लेना, पिछली सीट पर बैठे हुए जिमी ने कहा। ब्रिज पर चूंकि कुछ ट्रैफिक थी, इसलिए उसने पिस्तौल मेरी गर्दन से हटाकर अगली दोनों सीटों के दरमियान खला से हाथ आगे बढ़ाकर पिस्तौल की नाल मेरे पहलू से लगा दी। पुल खत्म होने से जरा ही आगे 3 तलवार वाला चौक था। बहुत बड़े चौराहे के ऐन वस्त में कंक्रीट की बहुत ऊंची 3 तलवारें बनी हुई थी जिन पर मार्बल लगा हुआ था। उस चौराहे से एक सड़क सीधी क्लिफ्टन के साहिल की तरफ चली गई थी, जबकि बाईं तरफ वाली सड़क का रुख डिफेंस की तरफ था। इस वक्त 12:30 बज रहे थे और इस सड़क पर सन्नाटा था। हमारे पीछे रजिया वाली गाड़ी के अलावा सड़क पर आगे पीछे कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अगले चौराहे से कार दाईं तरफ मोड़ लेना, जिमी ने एक बार फिर हुक्म जारी किया। इस वक्त हम 3 तलवार वाले चौक से तकरीबन 200 गज दूर आ चुके थे। अगला चौराहा तकरीबन 50 गज के फासले पर था। मैंने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी और चौराहे पर पहुंचकर उसे जिमी की बताई हुई सिमत में घुमा दिया। ये सड़क भी कुशादा थी और इसके दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े रिहायशी बंगले थे। इस लिहाज से यहाँ और भी सन्नाटा था। जिमी के पिस्तौल की नाल अब भी मेरे पहलू से लगी हुई थी। मेरे ख्याल में जिमी से चिमटने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता था। मैंने गर्दन घुमाकर नरगिस की तरफ देखा। वो अभी तक पेशानी सहला रही थी और फिर ठीक उसी लम्हे जिमी ने पिस्तौल एक बार फिर मेरे पहलू से हटाकर गर्दन से लगा दिया और मेरे ख्याल में यह अच्छा ही था। वो सामने जो सुर्ख बत्ती नजर आ रही है, वहां से गाड़ी को बाईं तरफ घुमा लेना। जिमी ने एक बार फिर हुक्म सादर किया। दाएं बाएं, आखिर तुम हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? मैंने किसी कदर झुंझलाहट का मुजाहरा करते हुए कहा। जहन्नुम में, जिमी गुर्राया। खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। अगर तुम्हारी मंजिल जहन्नुम ही है तो ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, मैंने कहा और उसके साथ ही स्टीयरिंग को बड़ी तेजी से दाईं तरफ घुमाकर नीचे झुक गया। कार को एक जोरदार झटका लगा। मैं पैसेंजर सीट की तरफ झुका ही था जबकि जिमी झटका लगने से दरवाजे की तरफ झुका। दबाव या बदहवासी से पिस्तौल का ट्रैगर दब गया। गोली डैशबोर्ड के सामने लगी और एक सुराख बन गया। कार को घुमाते ही मैंने पूरी कुव्वत से ब्रेक भी लगा दिया था और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मैं स्टीयरिंग छोड़कर अपनी सीट पर उछला और पिछली सीट पर जिमी पर छलांग लगा दी जो संभलने की कोशिश में था। मेरा हाथ उसके पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा। मैंने उसकी कलाई पूरी तरह मरोड़ दी। पिस्तौल का ट्रैगर एक बार फिर दब गया। इस मर्तबा गोली ड्राइविंग सीट की पुश्त में धंस गई। पहले फायर की आवाज तो रात के सन्नाटे में गूंज गई थी, लेकिन दूसरे फायर की आवाज अब दब गई थी। ये पोश इलाका था। बड़ी वसी और अरीज कोठियां थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। लोग बिस्तरों में गहरी नींद के मजे लूट रहे होंगे। अगर किसी कोठी के मकीन जाग भी रहे होंगे तो गोली की आवाज सुनकर वैसे ही सहम गए होंगे। ये दौलतमंद लोग तो बड़े ताकतवर होते हैं। ये ताकत पैसे की होती है। वैसे ये बड़े बुज़दिल होते हैं। गोली की आवाज सुनकर तो घरों की बत्तियां भी बुझा दी गई होंगी। मुझे फायर की आवाज गूंजने के बावजूद किसी तरफ से मुदाखलत की तवक्को नहीं थी। ताम पुलिस का अंदेशा जरूर था। अगर कोई भूली भटकी मोबाइल इस तरफ आ निकली तो मुश्किल पैदा हो सकती थी। जिमी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना दूसरा हाथ भी उसकी कलाई पर जमा दिया और दोनों अंगूठों के नाखून उसकी कलाई की शरियान में गाड़ दिए। जिमी के मुंह से हल्की सी कराहें खारिज हुई। मैं शरियान पर नाखूनों का दबाव बढ़ाता चला गया। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने एक हाथ से उससे पिस्तौल छीन लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका सर अगली सीट के किनारे से टकराने लगा। उस वक्त रजिया की गाड़ी भी टायरों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ हमारी कार के बिल्कुल करीब आकर रुकी और उस वक्त एक और हैरत अंगेज बात देखने में आई।
नरगिस ने अपनी तकलीफ भूलकर कार का दरवाजा खोला और नीचे झुककर छलांग लगा दी। उसे साड़ी का पल्लू कमर में उड़स लिया और रजिया की कार की तरफ लपकी। रजिया शायद सूरत का सही तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकी थी, लेकिन नरगिस को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उसने आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त नरगिस ने ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर जोरदार झटके से दरवाजा खोल दिया और रजिया को बाजू से पकड़कर खींचने लगी। रजिया ने दोनों हाथ बड़ी मजबूती से स्टीयरिंग पर जमा रखे थे। उसी के साथ ही उसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव भी डाल दिया। गाड़ी एक झटके से पीछे हटने लगी। नरगिस भी उसके साथ ही घिसटती चली गई। उसने रजिया के बाजू पर ग्रिप ढीली नहीं की और आखिरकार वो रजिया को सीट से बाहर खींचने में कामयाब हो गई। रजिया बद की आवाज से नीचे गिरी। गाड़ी रिवर्स में चलती हुई एक बंगले के सामने जंगले से टकराकर रुक गई। नरगिस ने रजिया को छाप लिया। उसके बाल पकड़कर जोर जोर से झटके दे रही थी और रजिया ओले ओले करा रही थी और आखिरकार रजिया का दाव भी चल गया। उसने नरगिस के सीने पर 2-3 घुंसे झाड़ दिए। नरगिस भी करा उठी। उसने रजिया के बाल छोड़ दिए और फिर दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रजिया ने भी साड़ी पहन रखी थी। नरगिस ने तो अपनी साड़ी का पल्लू उड़स कर अपने आप को उलझाओ से किसी हद तक महफूज कर लिया था, लेकिन रजिया की साड़ी उसके लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी। पहलू बार बार उलझ रहा था और इसलिए वो मार भी खा रही थी। वो दोनों खूनख्वार बिल्लियों की तरह घुरा रही थी। अगर कोई और मौका होता तो मैं इसे जरूर लुत्फअंदोज होता, लेकिन मैं खुद जिमी से उलझा हुआ था जो मेरा गला दबोचने की कोशिश में था। मैंने पिस्तौल के दस्ते से उसकी खोपड़ी पर जरब लगाने की कोशिश की, मगर वार खाली गया। जरब उसके कंधे पर लगी। मैं इस वक्त सीट पर पुश्त के बल पड़ा था और जिमी मेरे सीने पर सवार था और फिर पता नहीं किस तरह मेरे पैर की तरफ वाला दरवाजा खुल गया। हमारी धींगा मुश्ती में शायद दरवाजे पर दबाव पड़ा था जिससे वो खुल गया था। मैंने एक टांग समेटकर जिमी के पेट पर जमा दी। उस वक्त तक मेरे गले पर जिमी की गिरफ्त खासी मजबूत हो चुकी थी। मेरे नरखरे पर उसके अंगूठे का दबाव बढ़ रहा था और मेरा ख्याल था कि कुछ ही देर मजीद यही सूरत-ए-हाल रहती तो मैं हथियार डाल देता, क्योंकि मेरा सांस उठने लगा था। मेरे पैर जिमी के पेट पर मजबूती से जमाया और उसे पूरी कुव्वत से पीछे धकेलने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई। मैंने पूरी कुव्वत अपनी टांग में मुजतमे कर ली और पैर से जोरदार धक्का दिया। जिमी कार के खुले हुए दरवाजे से पुश्त के बल जमीन पर गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। मेरा ख्याल था कि जिमी संभल कर दोबारा हमलावर होगा, लेकिन उसने अक्लमंदी ये की कि मुझ पर हमला करने की बजाय उठकर बंगलों के दरमियान एक तारीक गली की तरफ दौड़ लगा दी। मैं सीट से उठ गया। उस वक्त तक पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर सीटों के दरमियान फुटमैट पर गिर चुका था। मैंने पिस्तौल उठाया और कार से उतर आया। नरगिस और रजिया इस वक्त गुत्थम गुत्था हो रही थी। दोनों के मुंह से बिल्लियों जैसी हुर्राहटें अब भी निकल रही थी। इस वक्त नरगिस की पोजीशन खासी कमजोर थी और वो नीचे थी और रजिया उसके ऊपर। मैंने करीब पहुंचकर रजिया का कंधा थपथपाया। जिमी तो भाग गया तुम्हें छोड़कर। मैंने कहा अब तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, इसलिए नरगिस को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन रजिया पर मेरी बात का असर नहीं हुआ। मैंने उसके बाल पकड़कर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और जब उसके हवास बहाल हुए तो उसे सूरत-ए-हाल की नजाकत का भी अंदाजा हो गया। नरगिस भी उठकर खड़ी हो गई। वो भी रजिया की तरह बुरी तरह कांप रही थी और फिर उसने अचानक ही आगे बढ़कर उसके सीने पर 2-3 जोरदार घुंसे जड़ दिए। रजिया चीख कर दूरी हो गई और जब वो सीधी हुई तो नरगिस ने उसके गले में पड़ा हुआ नेकलेस नोच लिया। चूड़ी चमारन, वो गुर्राई खसम का माल समझकर सीने से लगा रखा था। रजिया सीना सहलाते हुए होले होले करा रही थी। उसने नरगिस की तरफ देखा तो आंखों में बेपनाह नफरत थी। रजिया बीबी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि तुम्हारा दोस्त तो तुम्हें बेयारो मददगार छोड़कर भाग गया। अब अगर मैं चाहूं तो बड़े इत्मीनान से तुम्हें गोली मारकर तुमसे हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने हाथ से तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें इस हाल में पहुंचा दूंगा कि तुम खुद मौत की तमन्ना करने लगोगी, लेकिन तुम आसानी से नहीं मर सकोगी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, इस वक्त मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ इस उम्मीद पर कि जल्दी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रजिया गुर्राई, तुम किसी न किसी वक्त मेरे हत्थे जरूर चढ़ोगे, मुझे भी इसी की उम्मीद है। मैंने कहा, अब हम चलते हैं और तुम भी जाकर अपने बदन की सुखाई कर लो। नरगिस का हाथ कुछ ज्यादा ही खड़ा है। मैंने नरगिस को इशारा किया। उसका तितलियों वाला तलाई बेल्ट टूटकर साड़ी में अटका हुआ था। उसने बेल्ट संभाला और कार में बैठ गई। मैंने भी स्टीयरिंग संभाल लिया, इंजन स्टार्ट किया और कार को आगे बढ़ाने से पहले पिस्तौल वाला हाथ बाहर निकालकर रजिया वाली कार के अगले टायर पर फायर कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही मैंने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। ये सारी कार्रवाई सिर्फ चंद मिनट में मुकम्मल हुई थी। जिमी के फरार के बाद मैंने रजिया को इसलिए जिंदा छोड़ा था कि मादी में बहरहाल उसके मुझ पर कुछ एहसानात थे, लेकिन उसके बाद उसने मेरे साथ जो कुछ किया था वो अगरचे मेरी नजरों में काबिले सजा जुर्म था, मगर ये जुर्म इतना संगीन भी नहीं था कि जिसकी सजा मौत होती। सजा तो मैं उसे दे ही रहा था जिंदा छोड़कर। 1.5-2 घंटे पहले वो किस ठाठ से शेरटन में बैठी हुई थी और हमने उसे किस हाल में छोड़ा था। फटे हुए कपड़े, नाखूनों से नुचा हुआ चेहरा, चिड़िया के घोंसले की तरह बिखरे और उजड़े हुए बाल, किसी हसीन जवान और दौलतमंद औरत की
इससे ज्यादा और तदलील क्या हो सकती थी कि उसे सड़क पर इस तरह छोड़ दिया जाए कि वो भिखारी नजर आए। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग हमें कहाँ ले जाना चाहते थे। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मंजिल कितनी दूर रह गई थी। मैंने वहां से रवाना होते हुए गोली मारकर रजिया की गाड़ी का टायर भी ब्रेस्ट कर दिया था ताकि उसे जहां भी जाना है पैदल जाए। रास्ते भर वो अपनी जिल्लत का एहसास करती रहे और अगर इत्तेफाक से किसी बेड़िया नुमा इंसान के हत्थे भी लग जाए तो मुझे इसकी परवाह ना होती। वापसी के लिए हमने वही रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते से हम आए थे। नरगिस ने गाड़ी में बैठने के बाद बड़ी हद तक अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया था। हम 2 बजे के लगभग घर पहुंचे और फिर घर पहुंचने के बाद ही नरगिस को अपनी चोटों का एहसास होने लगा। रजिया उससे ज्यादा हट्टी कट्टी थी। नरगिस ने अगरचे उसका भरपूर मुकाबला किया था मगर रजिया ने उसे भी मार दी थी। चेहरे पर और गर्दन पर 1-2 खराशें थी मगर जिस्म पर जगह जगह नील पड़े हुए थे। नरगिस बेलिबास बिस्तर पर पड़ी करा रही थी। वो कभी बदन के एक हिस्से को सहलाती और कभी दूसरे को। मैंने इस्त्री लगा दी और कपड़ा गर्म करके उसकी सिकाई करने लगा और उसके साथ ही मैंने सोच रखा था कि अब नरगिस कई रोज तक घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। सिकाई करने के बाद मैंने उसके जिस्म पर चादर डाल दी और खुद बाथरूम में घुसकर आईने में अपना जायजा लेने लगा। मेरे दाएं रुखसार पर भी स्याह धब्बा पड़ गया था। चोटें मुझे और भी लगी थी मगर ज्यादा तकलीफ रुखसार पर ही थी। मैंने मुंह हाथ धोकर क्रीम लगाई और कपड़े बदल कर बिस्तर पर आ गया। शेरटिन में खाना तो हमें बहुत महंगा पड़ा। नरगिस ने अपनी जगह से हरकत किए बगैर मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस गश्ती रजिया ने तो मेरा हुलिया ही बिगाड़ दिया है। सुबह किसी पड़ोसन ने पूछा तो क्या बताऊंगी, कह देना फिसलने से गिर गई थी। मैंने कहा, और जहां तक ये सवाल है कि खाना हमें महंगा पड़ा तो मैं ऐसा नहीं समझता। आज की इस वाक़े से कम ये तो पता चल गया कि हमारे दुश्मन कराची में मौजूद हैं और जाग रहे हैं। मैं चंद को खामोश हुआ फिर बोला, यह भी गनीमत था कि रजिया के साथ सिर्फ एक ही आदमी था जिससे आसानी से निमट लिया गया। अगर 2 या 3 आदमी होते तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। वैसे मुझे तुम पर बहुत हैरत है। क्यों? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। तुम जिस तरह रजिया पर जपटी थी वो मेरे लिए वाकई हैरत की बात थी। मैंने कहा, इसमें हैरत की क्या बात है? नरगिस बोली, तुम शायद भूल गए हो कि मैं लाहौर में भी उस कुतिया की पिटाई कर चुकी हूँ और आज इस वक्त तो मेरा खून खोल गया था जब उसने मेरे गले से नेकलेस उतरवाया था। वो चंद लम्हों को खामोश हुई फिर बोली, जब हम गाड़ी रोककर जिमी से भिड़ गए थे और रजिया सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाकर अपनी गाड़ी रिवर्स करके भागना चाहती थी तो न जाने मेरे दिल में ये बात क्यों आ गई थी, अगर वो भाग गई तो नेकलेस हमेशा के लिए मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो सारी बात उस नेकलेस की थी। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, ये औरत भी अजब चीज है, आज तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। औरत कोई मुअम्मा नहीं जो समझ में ना आ सके। नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बड़ी सीधी सादी मखलूक है। 3 चीजों के लिए अपनी जान तक दे देती है, प्यार, इज्जत और जेवर। मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। हाँ, जेवर, इज्जत और प्यार। उसने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ मेरे सीने पर रख दिया। 3:30 बज रहे हैं। मैंने दीवार पर कला की तरफ देखते हुए बड़ी आहिस्तगी से उसका हाथ सीने से हटा दिया। अगर तुमने प्यार की बातें शुरू कर दी तो सुबह हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि अब सोने की कोशिश करो। तुम्हारी यही बात मुझे बुरी लगती है, नरगिस ने कहा। मैंने दूसरी तरफ करवट बदल ली। मुझे अगरचे नींद नहीं आ रही थी मगर नरगिस को यही तासर देना चाहता था कि अब हमें सो जाना चाहिए और नरगिस वाकई कुछ देर बाद सो गई। लेकिन मैं जागता रहा। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। आज रात मैंने रजिया को जिस ठाठ में देखा था उससे मेरे लिए अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि यहाँ भी उसके गिरोह के बड़े ताकतवर लोग मौजूद थे जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हुए थे। मुझे शुबा था कि सुल्तान उर्फ शाह जी भी कराची में मौजूद होगा। उस रोज बंदरगाह पर हीरोइन पकड़े जाने के बाद वो फौरन ही कराची पहुंच गया होगा। हो सकता है उसने कुछ जोड़ तोड़ भी शुरू कर रखी हो, लेकिन अखबार में उस छापे के हवाले से बाद में कभी कोई खबर शाया नहीं हुई और मेरा ख्याल इस किस्म की खबरें अखबारों में शाया भी नहीं होती। ऐसे मामला दरूने खाना ही तय पा जाते हैं। शाह जी अगरचे कराची में मौजूद था तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। हमें मोहतात रहने की जरूरत थी और आज के वाकयात के बाद तो हमें और ज्यादा मोहतात रहना चाहिए था। जिमी तो भागने पर मजबूर हो गया था और रजिया को हमने छोड़ दिया था। उसकी हालत उस कुतिया जैसी थी जिसकी दुम पर पैर रख दिया गया हो और मुझे यकीन था कि वो चैन से नहीं बैठेगी। शायद 4-6 दिन बाद अपनी चोटें सहलाती रहेगी और उसके बाद एक नया हंगामा शुरू होगा। हंगामा तो शायद कल ही से शुरू हो जाए। रजिया के साथ ही मेरी तलाश में पूरे शहर को छान मारेंगे। वो शिकारी कुत्तों की तरह शहर के गली कोचों में मेरी बू सूंघते फिरेंगे। मेरे पास भी रजिया या जिमी को तलाश करने का एक चांस मौजूद था। मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था जो अब भी मेरे ज़हन में महफूज था। वो बिल्कुल नए मॉडल की हुंडा एकार्ड कार थी जो गालिबन किसी शोरूम ही से खरीदी गई थी। उसके लाइसेंस नंबर से बड़ी आसानी से एड्रेस मालूम किया जा सकता था, लेकिन फिलहाल मुझे कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। अभी चंद रोज तो हमें रूपोशी ही में गुजारने थे। मैं ये सब कुछ सोचता रहा और वक्त गुजरता रहा और हकीकत तो ये है कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। खिड़की के सामने तने हुए बारीक पर्दे से सुबह की रोशनी झलकने लगी। मैंने नरगिस की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उठकर खिड़की खोल दी।
खिड़की खुलते ही कमरे में आने वाले ताज़ा हवा के झोंके बड़े फरत बख्श साबित हुए। मैं पर्दा हटाकर चलने में खिड़की के सामने खड़ा रहा और हवा में गहरे गहरे सांस लेता रहा। फिर वहां से हटकर बाथरूम में आ गया। रात भर जागने से मेरी आंखों में जैसे शदीद मिर्चें सी भर गई थी। ठंडे पानी के छींटों से आंखों में कुछ ठंडक सी महसूस हुई। मैं बाथरूम से निकला ही था कि काल बैल की आवाज सुनाई दी।